ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज हमारा सी लैंग्वेज का सबसे पहला दिन है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बहुत ही बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टर्म्स मैंने आप लोगों को विंडोज के बेसिक्स के टाइम पे भी बताई थी, तो उनको थोड़ा सा डेप्थ में हम आज कवर करेंगे। बाकी जो मेन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो एक क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन तो हमारा ये है कि लैंग्वेज क्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज की, लाइक वो लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश या कोई भी और अदर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सिंपली है क्या? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इन इंस्ट्रक्शन से हम कर क्या सकते हैं? इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं जो लैंग्वेज बोल रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रही, या जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो कभी भी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो लैंग्वेज जो है वो एक कॉमन टर्म होना चाहिए दो एंटिटी के बीच में, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, आपस में बातचीत कर पाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपली इंग्लिश की ही बात करती हूँ, तो अगर हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है तो पहले हमें सेंटेंसेस बनाने तो आने चाहिए ना। जिसको सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं वो कैसे किसी सवाल का जवाब दे पाएगा? अब सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए भी हमारा जो ग्रामर है वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, कब कौन सा वर्ड, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हर एक लैंग्वेज जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिससे हम कम्युनिकेट करने के लिए काम में लेते हैं, आपस में बातचीत करने के लिए काम में लेते हैं। और इसके रूल्स जो हैं, हर लैंग्वेज के अपने एक रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो आप उस लैंग्वेज को कभी भी काम में नहीं ले पाओगे। तो जिस टर्म्स में हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है बिल्कुल सेम होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम भी कहते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज करता क्या है? कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रही हूँ या कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, तो एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है उसे मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पर्सन 1 की और पर्सन 2 की, ठीक है, चाहे दुनिया में कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी जगह हो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में है क्या? जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो एक्चुअली में है क्या? वी आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ चीज मिल रही है, कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इंफॉर्मेशन भी इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैंने पर्सन 1 ने पर्सन 2 को पास की है, या जो पर्सन 2 ने पर्सन 1 को पास की, उसके लिए किसी ना किसी तरीके की लैंग्वेज को तो उन्होंने काम में लिया ही होगा। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन अगर यही चीज मुझे कंप्यूटर के साथ में इम्प्लीमेंट करना हो, तो पहली चीज तो ये कि कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करना ही क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन करने की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आपको 2 + 3 + 5 कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी है। 2 + 3 5 होता है, 5 + 5 10 होता है, हो गया ना आंसर, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको ये कहूँ कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है वो तो आई थिंक एक सेकंड में आंसर बता देंगे कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। 1-2 मिनट का टाइम ले लो आप, वो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको 120 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो क्या विद इन सेकेंड या विद इन 1 मिनट आप कैलकुलेट कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स टास्क है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा। हाँ, अगर मैं आपको शायद 10 मिनट्स अगर प्रोवाइड कर दूं
तो कुछ लोग शायद इसको भी कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करवानी होती है, जिन्हें मैनुअली परफॉर्म करना यानी कि पेन पेपर पे परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए ही हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। तो कंप्यूटर्स की जरूरत क्यों है, उन्हें हम क्यों काम में लेते हैं, उनसे क्यों कम्युनिकेट करते हैं, ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो इजीली विद इन सेकेंड्स परफॉर्म करके हमें आंसर निकाल के दे दे। जैसे कि कंप्यूटर्स में अगर मैं कैलसी की बात करती हूँ, कैलसी का मतलब होता है कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे टाइप किया 10+2 या और इक्वल्स टू पे प्रेस किया तो विद इन सेकेंड मुझे आंसर दे देता है। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। अब हमें तो एक एक स्टेप करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही कैलकुलेटर में इक्वल्स टू बटन प्रेस करेंगे वो तो विद इन सेकेंड्स हमें आंसर दे देगा। तो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करवाने के लिए हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे कैसे? हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज। हम भी तो किसी ना किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपस में, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, तो कंप्यूटर से भी हम किसी ना किसी लैंग्वेज में बात करेंगे। अब जब मैंने विंडो के बेसिक्स आप लोगों को बताए थे, तब मैंने वहां पे कहा था कि लैंग्वेजेस आर ऑफ 3 टाइप। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के अंदर सारी चीजें 0-1 के अंदर होती है। असेंबली के अंदर अलग अलग सिंबल्स, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो हर एक चीज को याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को काम में लेते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश जैसे वर्ड्स को यूज करके बनाई हुई वो लैंग्वेज। तो अब इंग्लिश जैसे वर्ड्स है तो उन्हें यूज करना इजी होगा, तो हम उन्हीं लैंग्वेजेस को काम में लेते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने कुछ ही एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज सी, C++, जावा, इसके अलावा .NET, पाइथन, जितनी भी मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब लगभग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज करके हम अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहें या फिर हम उन्हें प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। जैसे सपोज मुझे 2 नंबर का सम यहाँ पे कैलकुलेट करवाना है, तो सिंपली मैंने क्या किया, 10 वैल्यू ले ली, B वैल्यू ले ली, सॉरी 10 वैल्यू ले लिया एंड 20 वैल्यू ले लिया, और इन दोनों को मैंने प्लस करवा दिया, इन दोनों को सम करवा दिया, और इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर स्टोर करवा दिया इस सी के अंदर। अब सिंपली इस सी को अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो मेरा तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये एक्चुअली में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम आगे कवर करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अभी हमने कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को सम करवाने। लेकिन अब यहाँ पे इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो हमारी कन्वीनियंस है, हमें ये लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ी ये लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर तो क्या समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब 0-1 हमें नहीं आती और हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं आती, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क हो गया। अब कैसे कम्युनिकेट होगा? तो हम क्या करते हैं, जो भी लैंग्वेज हमने काम में ली है, जिस भी लैंग्वेज को यूज करके हमने प्रोग्राम्स को डेवलप किया है, हम क्या करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करवाते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करवाते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर्स जो हैं वो कहलाते हैं या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स को 0-1 में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये 4 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ठीक है, इन चारों इंस्ट्रक्शंस को इस कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस भी लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम में आते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो सी लैंग्वेज हमारी एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, वो कंपाइलर को काम में लेती है एज अ सॉफ्टवेयर इन वर्ड्स को यूज करके 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए। तो 4 इंस्ट्रक्शंस हमारे 0-1 के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये तो वही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, तो कंप्यूटर इजीली समझ जाएगा
और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करके स्क्रीन पे, इस मॉनिटर पे प्रिंट करके दे देगा। तो कुछ इस तरीके का कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, ये हमारा सारा प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं जो मैनुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब उनका प्रोसेस क्या है, उनका प्रोसेस है ये, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके पहले हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उस प्रोग्राम को हम मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जब कंप्यूटर को ये समझ में आ जाएगा तो वो इजीली आंसर हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो कम्युनिकेशन का बेसिक रोल यही है। आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप सब लोगों को समझ में आई होगी। किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कहा है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर को हम काम में लेते हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे जब हम बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हम जो प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश जैसे वर्ड्स को यूज करके, ठीक है, जो प्रोग्राम हमने डेवलप किया होता है वो कहलाता है हमारा सोर्स कोड, ठीक है। और कंपाइलर जब इस सोर्स कोड को 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो ये कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम वो कहलाता है सोर्स कोड, और कंपाइलर जो कन्वर्जन करके हमें रिटर्न करता है, जो कंप्यूटर को रिटर्न करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। अब यहाँ पे जो ये कंपाइलर वाला प्रोसेस है ये इतना इजी नहीं होता है, थोड़ी सी और भी चीजें यहाँ पे होती है अगर हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो। अब यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रोग्राम के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे एक सिंगल प्रोग्राम हो, सिंपली 2 नंबर को एडिशन करने का, या हमने कोई बहुत बड़े लेवल की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, यूजर्स के लिए, सबके लिए सेम कंसेप्ट फॉलो होता है, सेम तरीके के ही स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रोग्राम को डेवलप करना। तो जो भी लैंग्वेज हमें आती है, C++, जावा, उसको यूज करके हम हमारा प्रोग्राम डेवलप करेंगे जो कहलाएगा सोर्स कोड। अब इसे कंप्यूटर को समझाने के लिए हम कंपाइलर की हेल्प लेते हैं, और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इस सोर्स कोड के बेसिस पर एक नई फाइल क्रिएट करता है, वो फाइल जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस 0 1 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये फाइल जो हमारी क्रिएट होती है इसका एक्सटेंशन होता है .jvj, .obj, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे जो फाइल है वो क्रिएट करी है सम नाम से, तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी उसका नाम भी सम ही होगा, बस यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा वो obj होगा। अब यहाँ पे हमारी जो फाइल है उसका एक्सटेंशन डिपेंड करेगा जिस लैंग्वेज को हमने काम में लिया है। अगर हम सी लैंग्वेज को काम में लेते हैं तो .c एक्सटेंशन होता है, जावा को काम में लेते हैं तो .java एक्सटेंशन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम काम में ले रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो हम काम में ले रहे हैं, उसके एक्सटेंशन वेरी कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर जब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है तो यहाँ पे चाहे किसी भी टाइप की फाइल हो, जावा टाइप की, सी टाइप की, सिर्फ नाम यहाँ पे कॉमन रहेगा और एक्सटेंशन होता है ओबीजे, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में ही नहीं आते। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे सारी चीजें एग्जीक्यूट करवा पाएगा, हमारा तो प्रोग्राम कभी चलेगा ही नहीं, कभी आंसर हमें मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में कई तरीके की लाइब्रेरी फाइल्स प्रेजेंट होती है।
ये लाइब्रेरी फाइल्स क्या है? प्री डिफाइंड फाइल्स है, पहले से ही हमें प्रोवाइड करवा दी जाती है। और फिर इन फाइल्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट कोड में जो भी अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, जिसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा, उन सब का मतलब लिखा होता है इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। इसको कॉमन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ठीक है। सपोज आप लोगों में से जैसे हो सकता है कुछ लोग हो जिन्हें बुक्स रीड करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर, स्पेशली जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं, उनमें कुछ वर्ड्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम गूगल क्रोम की हेल्प लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी की हेल्प से उस वर्ड का मतलब पता लगाएंगे। तो वर्ड क्या लिखा हुआ था हमें समझ में नहीं आया, तो हमने उस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ पाए। तो एग्जैक्टली में ऑब्जेक्ट कोड में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें लिखी हो सकती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आए। तो हमने क्या किया, हमने डिक्शनरी की हेल्प ली, डिक्शनरी पहले से प्रोवाइडेड है, गूगल क्रोम भी पहले से प्रोवाइडेड है, उसमें सर्च कर लिया। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लाइब्रेरी फाइल्स प्रोवाइड करवाई जाती है। जो भी सॉफ्टवेयर हम काम में लेते हैं उसके अंदर ये फाइल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर इन स्पेशल वर्ड्स का मीनिंग होता है। अब सारा डेटा तो इधर है और मीनिंग इधर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करने के लिए हमें अलग से एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कहलाता है लिंकर। लिंक का मतलब ये होता है दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट कोड को और इन लाइब्रेरी फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल फाइल क्रिएट करेगा जो कहलाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसका एक्सटेंशन .exe होता है। अब आप लोगों ने अगर कहीं पे भी किसी भी टाइम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है खुद से, तो आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .exe ही होता है। तो .exe एक्चुअली में क्या है, एक ऐसी फाइल जिसको डबल क्लिक करके ही हम फाइल को रन करवा सकते हैं। तो ये लिंकर हमें ऐसी ही फाइल को जनरेट करके देता है जिसपे डबल क्लिक करके ही हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डबल क्लिक करेंगे, जैसे हमने MS पेंट ओपन किया, हमने MS वर्ड ओपन किया, नोटपैड ओपन किया, बिल्कुल वैसे ही डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करेंगे। अब जो भी काम हमने डिसाइड किया है इस सोर्स कोड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये सारी वर्किंग हमें करके देगा। So that was the basic description about development of a program. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी हो सकती है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए किसी भी वर्ड में, किसी भी स्टेप में जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारे पास में एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अक्षत अरोड़ा, वीडियो ऑन करिए प्लीज। यस अक्षत। मैम मेरे को है ना वो लिंकर से वो वाला लाइन मेरे को समझ में नहीं है। देखिए हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे हम जो प्रोग्राम लिखते हैं सिर्फ दो नंबर्स का एडिशन तो होगा नहीं या सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, हम उसको यूज करके कई तरीके के कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करवाएंगे। अब कभी कभी कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिनका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ना समझ आए, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीजें एग्जीक्यूट करे ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से तो हर एक नई एक्सटर्नल डिवाइस के साथ में हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि कंपैटिबिलिटी बनी रहे। तो एग्जैक्टली में हमने जो भी लिखा है और जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हुआ है वो सही तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो समझ में आ जाए, तो उनका मतलब होता है इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। सपोज मैंने कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिख दिया है, ठीक है, उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आया, तो वो क्या करेगा, उस वर्ड को इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर सर्च करेगा, ठीक है। अब सर्च करने पे उसको मतलब मिल गया, तो मतलब यहाँ पे है और डेटा यहाँ पे है,
तो दोनों को वो कंबाइन करेगा। अब कंबाइन करने के लिए हमें कोई सोर्स तो चाहिए, कैसे कंबाइन करूँ। अब सपोज मैं ये कहूँ कि मैं आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कम्युनिकेशन करवाना चाहती हूँ, तो या तो दोनों आमने सामने बैठोगे फिर बातें करोगे, और एल्स वाया फोन वील टॉक, ठीक है। तो लिंकर का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कोड और लाइब्रेरी फाइल्स को ये कंबाइन करता है और एक सिंगल फाइल हमें रिटर्न करता है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप में प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करवाने के लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तो क्रिएट कर ली, जिसको डबल क्लिक करके बस हमें ओपन करना होगा। अब वो एग्जीक्यूट कैसे होता है और आउटपुट कैसे कैलकुलेट करता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको रन करवाना, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे किसी तरीके की फाइल आप लोगों से शेयर की, ठीक है। तो फाइल को ओपन करने के लिए आप उसे अपने फोन में या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं तो सेव करोगे। तो जो प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया है, मान लीजिए उसे हमने हार्ड डिस्क के अंदर सेव किया हुआ है, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारी कंप्यूटर की मेमोरी। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रही हूँ, तो हमें 3 पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। अब प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो पार्ट है हार्ड डिस्क, जो हमारी सारी फाइल्स को स्टोर करके रखेगा, चाहे कंप्यूटर की मेमोरी हो या कहीं पे भी आपने उसको सेव किया हो, बस वो डेटा सेव होना चाहिए। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं, सपोज मैं डबल क्लिक करके किसी फाइल को रन करवाती हूँ, तो होता क्या है, जिस भी प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं सबसे पहले वो रैम के अंदर लोड होता है। चाहे आप कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाओ, कोई सी भी एप्लीकेशन ओपन करवाओ, जरूरी नहीं है वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो। अगर हम कोई सी नॉर्मल सपोज विंडोज प्लेयर भी अगर हम ओपन करवाते हैं, तो वो भी पहले रैम के अंदर लोड होता है। अब यहाँ पे रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी वजह से इस रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हम रन करवाते हैं सबसे पहले वो रैम के अंदर ही लोड होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में इस रैम को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं इसे, अब यहाँ पे जो भी डेटा मैंने लोड करवाया है, जो भी प्रोग्राम मैंने रन करवाने के लिए लोड करवाया है, तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रोग्राम एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आता है। जो भी प्रोग्राम होता है उसकी एक कॉपी बनती है और वो कॉपी रैम के अंदर लोड होती है। तो मान लीजिए अगर मैंने किसी प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, तो वो रैम में से हट जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। अब सपोज मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया, प्रोग्राम को मैंने क्लोज नहीं किया, पावर कट हो गया, मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया, तो यहाँ पे रैम में जो डेटा है वो कभी कभी लॉस हो जाता है। आजकल हमारे पास में ऑप्शन है कैश मेमोरी वगैरह का, तो हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, बट पहले ऐसे ऑप्शन नहीं होते थे। रैम में से अगर डेटा एक बार चला गया तो मतलब चला गया, आप उसको रिकवर नहीं करवा सकते। तो इसी वजह से इस रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो अगर रैम नहीं होगा तो कभी भी कोई भी फाइल आपकी रन नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले फाइल की एक कॉपी इस रैम के अंदर ही लोड होती है। अब जैसे मेमोरी होती है, सपोज मेरे पास में 5 GB मेमोरी है, तो अलग अलग एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। उसी तरीके से हम जितने प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करवा रहे हैं वो सारे प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। ये कहलाता है मेमोरी एलोकेशन या फिर मेमोरी मैनेजमेंट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने फाइल ओपन करवाई है उसके अंदर मैंने 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी। अब मेरी फाइल सक्सेसफुली रैम के अंदर लोड हो गई है, उसे मेमोरी भी मिल गई। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये फाइल के जो इंस्ट्रक्शंस है वो जाते हैं हमारे प्रोसेसर के पास में, यानी कि सीपीयू के पास में। अब सीपीयू का बेसिक स्ट्रक्चर आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हमारी इस रैम में जो फाइल प्रेजेंट है उसका जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, वो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जाएगा इस मेमोरी यूनिट के पास में। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, बहुत तरीके के छोटे छोटे डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं और इन डिवाइसेस को हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक है।
तो कई तरीके के रजिस्टर होते हैं, वो आई थिंक आप लोग मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक टर्म बता रही हूँ कि छोटे छोटे डिवाइसेस को हम रजिस्टर कहते हैं, और इन रजिस्टर में से एक रजिस्टर होता है जो कहलाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो क्या करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करता है। ठीक है, सपोज ये पहला इंस्ट्रक्शन ये है, ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन की थी, मान लीजिए वही प्रोग्राम है हमारा। तो अब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको अपने अंदर होल्ड करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट को पास करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और समझना कि एक्चुअली में करवाना क्या है। ठीक है, जब वो सारी चीजें समझ जाता है तो उसके बाद वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को एक सिग्नल देता है। सिग्नल देने का मतलब यह है कि वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हें इस तरीके की कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट करवानी है। तो सपोज अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आया है 10 + 20, तो इसने समझ लिया कि ये वैल्यूज हैं और इसका एडिशन करवाना है, इसको सिग्नल देगा और ये क्या करेगा, सारी कैलकुलेशन करने का काम करता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसी वजह से जो हमारे एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट अपना अपना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। So that was the execution of a program. कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के बाद मैंने यहाँ पे एक थोड़ी बहुत हिस्ट्री मेंशन की है सी लैंग्वेज से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे सी से भी पहले कई तरीके की लैंग्वेज हमारे पास में अवेलेबल थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ वो है मार्टिन रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंबाइन करके एक नई लैंग्वेज को क्रिएट किया था, दैट इज BCPL। अब यहाँ पे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंबाइन करके इसे क्रिएट किया गया था इन 1966। ठीक है, अब मार्टिन रिचर्ड्स के ही बाद बेल लेबोरेटरीज, यूएसए में ये लेबोरेटरी है, वहां पे एक साइंटिस्ट काम करते थे केन थॉमसन नाम के। उन्होंने क्या किया था, इस BCPL लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करके एक नई लैंग्वेज को क्रिएट किया था, दैट इज नोन एज बी लैंग्वेज। अब ये जो बी है ये इस बेसिक से ही लिया हुआ है इन्होंने। इन्हें एक्चुअली में करना क्या था, इन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने से पहले उन्होंने इस बी लैंग्वेज को पहले क्रिएट किया और उसके बाद इस बी लैंग्वेज में ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। अब यहाँ पे केन थॉम्पसन के साथ में ही एक और साइंटिस्ट काम किया करते थे, नोन एज डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था इन 1972। अब यहाँ पे ये इनके फ्रेंड भी थे, इनके कलीग भी थे। डेनिस रिची ने केन थॉम्पसन को ये कहा कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तुमने डेवलप किया है उसे अगर हम सी लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप कर ले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और भी कई तरीके के फीचर्स हमें प्रोवाइड करवा पाएगा। तो इन्होंने फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सी लैंग्वेज के अंदर। तो अब जो हम यूनिक्स को काम में लेते हैं या उसको यूज करके अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट करते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर ही बना हुआ है। तो इनकेस अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी और कब डेवलप की थी, तो डेनिस रिची ने 1972 के अंदर सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। So that was all about the basic introduction of C language. नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ पे इसकी और थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे और फ्लो चार्ट जो टॉपिक है उसको